हेलो एवरीवन। हमारे दो क्वेश्चंस रहते थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। उसमें से हम एक क्वेश्चन अब कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6। यही हम करेंगे अब इस क्लास में। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन। एक तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन, मतलब ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन नवंबर 19 में आया था। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं समझ सकते कि क्लास की जो चैप्टर है उसकी लास्ट क्लासेज हैं दो, इसीलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होंगे, टिपिकल से क्वेश्चन होंगे, नॉर्मल वाले ही कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करने हैं, इसीलिए लास्ट में रखे हैं। अब बात करते हैं, हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से समझना। मोनालिसा एंड कंपनी रन्स प्लास्टिक गुड शॉप, फॉलोइंग डिटेल आर अवेलेबल फ्रॉम क्वार्टरली सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल्ड। हमें सेल्स दे रखी है 2011 की, 12 की, 13 की और 14 की, हमें सेल्स दे रखी है। और सेल्स भी हमें कौन सी दे रखी है? क्वार्टरली दे रखी है, 1 जनवरी टू 31 मार्च, फिर अप्रैल से 30 जून, फिर जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर। चार सालों की, चारों क्वार्टर्स की, मतलब मुझे 16 फिगर्स दे रखे हैं सेल्स के, पिछले 4 सालों के मिला के। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं आगे, हमें 16/9/2013 से 30/9/2013 तक की सेल दे रखी है, फिर 16/9/2014 से, ये ना कुछ समझ नहीं आया। हमें आगे की लाइन पढ़नी पड़ेगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ पाए। देखो क्या कह रहा है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी वाज टेकन फॉर ₹1 लाख, फायर अक्कर्ड ऑन 15 सितंबर 2014, इंडेमिनिटी पीरियड था वाज फॉर 3 मंथ, 3 महीने का इंडेमिनिटी पीरियड था। नेट प्रॉफिट था 1,20,000, स्टैंडिंग चार्जेस है हमारे, ऑल इंश्योर्ड है, देखो कह रहे हैं ऑल इंश्योर्ड है, अमाउंटिंग टू ₹43990, ये हमें दे रखे हैं स्टैंडिंग चार्जेस। तो हमें इंश्योरेंस क्लेम निकालना है। देखो मैं आपको एक चीज बोलूं, कुछ चेंज है जो हम नॉर्मल पढ़ते थे उससे, उस बात के ऊपर हम ध्यान देते हैं और अपना क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं आपको बोलूं, आपका पहला स्टेप क्या है, मुझे वो लिख लेना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे वर्किंग नोट बनाने चाहिए। आपको क्वेश्चन में कहा है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, आपको पता है कि पहला स्टेप क्या है मेरा, तो हम पहले स्टेप की ही बात करते हैं। देखो स्टेप 1 बोलो, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो चाहिए स्टैंडर्ड सेल्स, फिर उसमें ट्रेंड या तो ऐड होएगा या लेस होगा। अभी मैं ऐड लिख रहा हूं, अगर लेस होता होगा तो लेस भी कर देंगे उसी टाइम। ट्रेंड, इसमें से मैं क्या करता हूं, एक्चुअल सेल्स माइनस कर देता हूं। ठीक है, तो मेरे पास निकल आती है शॉर्ट सेल्स। ठीक बात है। अब मुझे चाहिए सबसे पहले शॉर्ट सेल्स। मैं क्वेश्चन में आपको समझाता हूं कैसे। आपको कितने सालों के डेटा दे रखे हैं, चेक करो, आपको कितने सालों के डेटा दे रखे हैं, 1 2 3 4। इन सालों को कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं देता क्योंकि इनका कोई ज्यादा रोल नहीं है, तो 1 2 स्पेस थोड़ा कम रखता हूं इनके लिए, फिर 3rd ईयर, ये 4th। देखो इसमें भी फिर क्वार्टर दे रखे हैं। अब देखो जो हमें सेल्स दे रखी है उसको बाद में देखते हैं, मुझे ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो आग कब लगी है। आग लगी है क्वेश्चन के अंदर 15 सितंबर 2014 को। हमें क्योंकि कौन सा ईयर दे रखा है, हमें कैलेंडर ईयर ही, फाइनेंशियल ईयर दे रखा है। और 15 सितंबर 2000, मतलब देखो अगर मैं ये वाले ईयर को बोलता हूं 2014, इस वाले ईयर को बोलता हूं 2030, यहां पे 15 सितंबर आएगी क्योंकि पहला क्वार्टर कौन सा होगा, जनवरी टू मार्च, फिर अप्रैल टू जून, फिर जुलाई टू सितंबर। अब ये 30 सितंबर है 14, ये 31 दिसंबर 14, ये 30 जून 14। तो इस दिन आग लगी है, इस दिन, ये नहीं है कि लास्ट क्वार्टर के पहले दिन आग लगी है। आग लगी है 15 सितंबर को, ये 15 सितंबर है। और इंडेमनिटी पीरियड 3 महीने का है। 3 महीने मतलब यहां से लेके 15 दिसंबर तक का है।
यहां से लेके 15 दिसंबर तक का है। अब बात को आगे समझना, मुझे पता है कि ये जो पीरियड है इसमें ये वाला पीरियड है, देखो देखा जाए क्वार्टर ये है, लेकिन इस क्वार्टर के 15 दिन ऐड हो रहे हैं एक्चुअल सेल्स में, और इस क्वार्टर के 15 दिन जो लास्ट वाले हैं हट रहे हैं। बात क्लियर है? इस क्वार्टर के 15 दिन ऐड हो रहे हैं इस पीरियड में, इंडेमनिटी पीरियड ये है ना, ये तो 15 दिन इसमें ये हो रहे हैं, प्लस इस वाले क्वार्टर के 15 दिन हट रहे हैं इसमें से, क्योंकि इसके बाद बिजनेस ठीक हो गया। अब बात ये आती है कि मुझे पता है कि ये वाला जो पीरियड है ये कौन सा पीरियड है? इंडेमनिटी पीरियड है, मतलब इंटरप्टेड पीरियड भी बोल सकते हैं। इसका कोरस्पॉन्डिंग निकालो। इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? ये 15 नवंबर 2013 से लेके 15 दिसंबर 2013 तक। अब ये जो पीरियड है ये इसका कोरस्पॉन्डिंग पीरियड है, कोरस्पॉन्डिंग पीरियड है। मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है बताओ? मुझे इस पीरियड को क्या बोलना है? स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल, मुझे क्वेश्चन में क्या स्टैंडर्ड सेल पता है? आप मुझे बता दो इस पीरियड की सेल्स, जिसमें ट्रेंड बाद में ऐड होगा, क्योंकि ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है। या इसको मैं क्या बोलूंगा? 31 दिसंबर 13, इसको बोलूंगा 30/9/13, और ये है 15 तो मैंने खैर यहां पे लिख दिया, 15/9/13 और 15/12/13। देखो आपको समझना है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस स्टार्टिंग की बातें समझनी है। देखो अब मैं क्या करूंगा, इस सेल्स को पहला मेरा काम होना चाहिए निकालना। मैं बना रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 1, और वर्किंग नोट में साथ साथ रब करता जाऊंगा, साथ साथ में रब कर लूंगा, ध्यान से समझना। तो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल्स, स्टैंडर्ड सेल जो निकलेगी वो मैं यहां पे लिख दूंगा, ठीक है। अब हम आते हैं फिगर्स पे, फैक्ट एंड फिगर्स। देखो एक बारी मुझे एक बात बताएं, इस पीरियड की 16/9 से लेके 30 सितंबर तक की सेल्स दे रखी है, इस पीरियड की सेल्स दे रखी है। मुझे पता है इस पीरियड की जो सेल्स है ना, सिर्फ और सिर्फ इस पीरियड की, वो है 34,000। अभी मैं इसको रब कर दूंगा, 34,000 है। इसको मैं वर्किंग नोट को बाद में लिखता हूं। इस पीरियड की सेल्स है हमारी 34,000। आपको ये पता होना चाहिए इस पूरे पीरियड की सेल्स कितनी है। हालांकि मैं लिख सकता हूं कितनी सेल है, मुझे अगर पता लगे कि जुलाई से सितंबर तक 2,31,000, इस पीरियड की 1,90,000, इस पूरे पीरियड की है 2,31,000, और इस पीरियड की है 3,90,000। कहां पे लिखा हुआ है? आपके क्वार्टरली वो जो रिटर्न्स दे रखी है उसमें लिखा हुआ है। लेकिन मुझे इस पीरियड की चाहिए, और यहां पे इस पीरियड तक की चाहिए, ये वाली टोटल नहीं चाहिए मुझे। इससे कितनी है? 390 से मतलब नहीं है मुझे, सॉरी 190। मुझे इस 190 से मतलब नहीं है कि यहां से लेके यहां तक क्वार्टर, मुझे इस पीरियड से मतलब है। 15 दिन इसके पिछले क्वार्टर के ऐड हो रहे हैं और यहां से 15 दिन हट रहे हैं। मैं क्या करूंगा इसके लिए? इन 15 दिनों की सेल्स अलग से मुझे दे रखी है 34,000 रुपए। इसकी टोटल को टोटल में लो, 190 को, मतलब 34,000 तो इन 15 दिनों की टोटल में लो। फिर इसमें 190 को ऐड कर दो, लेकिन वो 190 इस पूरे पीरियड की है, इसमें से इस 15 दिन की अगर आपको दे रखी है तो वो लेस कर दो। सोचने वाली बात है ना। आपको ये पूरी दे रखी है 190, 15 दिन की ये दे रखी है, इससे तो 3 महीने और 15 दिन हो जाएंगे। मैं क्या करूंगा? इस 15 दिन को हटा दूंगा। इस 15 दिन की जो सेल्स है वो भी मुझे दे रखी है 16/12/2013 से लेकर 31/12/2013 तक 60,000 रुपए की, वो हटा दो। तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी? इससे स्टैंडर्ड सेल्स निकल के आ जाएगी। इसको मैं प्रेजेंट कर देता हूं बस, और क्या, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, साथ साथ आप बात को समझें। तो स्टैंडर्ड सेल जब मेरी निकलेगी, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल्स, सेल्स फ्रॉम 16/9/13 टू 30/9/13, ये है हमारी 34,000 रुपीज एड। सेल्स फ्रॉम, अब कब से लेके कब तक? 1 अक्टूबर 13 से 31 दिसंबर 13 तक। कितने की है इस पीरियड की? 190। लेकिन मुझे तो सिर्फ 15/12 तक की चाहिए थी, 31/12 तक की नहीं, इसीलिए लेस कर दूंगा सेल्स फ्रॉम 16/12/13 से लेके 31/12/13 तक। और ये हमारी सेल्स थी 60,000 रुपए की।
ये लेस कर दूंगा, तो टोटल मेरी कितनी आ गई, 1,64,000 रुपए। ठीक है, 1,64,000 रुपए। हाँ ठीक है, तो 1,64,000 वर्किंग नोट नंबर 1। मेरा वर्किंग नोट 1 से सबसे पहले जो मेरी निकल के आ रही है, वो जो हमारी सेल्स निकल के आ रही है वो लिखेंगे हम सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा जो इससे नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या लगाना होता है, पढ़ना एक बारी। यहां पे मैं इसको रब करता जाऊंगा साथ साथ। अब मुझे ट्रेंड की जरूरत है, ट्रेंड। एक्चुअल सेल्स भी निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला मेरा वर्किंग नोट था स्टैंडर्ड सेल का, मैंने स्टैंडर्ड सेल या वर्किंग नोट 1 से लिख दी। इस वाले को मैं अब रब कर रहा हूं, ये आपका काम है, आपको इसको साथ साथ वर्किंग नोट को नोट करना है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब वर्किंग नोट 2 पे आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड। मुझे एक बात बताओ, ट्रेंड निकालने का क्या तरीका है, ट्रेंड निकालने का क्या तरीका है बताओ। एक बात को समझना, इस यहां से लेके यहां तक पूरा कैलेंडर ईयर है, यहां से लेके यहां तक पूरा कैलेंडर ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, कैलेंडर ईयर ही फाइनेंशियल ईयर है। देखो मुझे एक बात बताओ, इस दिन आग लगी है 15/9 को, इससे पहले वाले नॉन अफेक्टेड पीरियड को पिछले साल के नॉन अफेक्टेड पीरियड से कंपैरिजन आप करते थे। मतलब यहां से लेके यहां तक की जो सेल्स है और जो इस पीरियड की इस पीरियड से सेल्स है, इसका कंपैरिजन ही तो करते थे, डिफरेंस देखते थे, डिफरेंस डिवाइड बाय पिछला साल की जो सेल्स इनटू 100। लेकिन इस क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं कर रहे। एक्चुअल में ना जो हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, ट्रेंड निकालने का तरीका वो एग्जैक्ट तरीका है, बेस्ट तरीका है। लेकिन अब तक हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, तो हमने जिस तरीके से ट्रेंड निकाला, क्या वो गलत था? वो गलत नहीं था, लेकिन वहां पे हमें इतनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी दी हुई नहीं होती थी, हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिली होती थी। यहां पे मुझे इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिली हुई है, इसीलिए ट्रेंड जो निकल रहा है वो ट्रेंड इस क्वेश्चन में बेस्ट निकल रहा है। आप एक बात बताओ, ट्रेंड का मतलब क्या है? आप पिछले साल के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा सेल्स कर पाए, और 4 सालों का डेटा होना ये तो बहुत बढ़िया बात है। आपको पिछले 4 सालों का डेटा गिवन है, मतलब इस करंट ईयर का और पिछले 3 साल की बात करें, पिछले 3 साल से आप कंपैरिजन ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं कि सेल्स में कितना इंक्रीज आया या डिक्रीज आया। आप कैसे चेक कर रहे थे? इस साल की नॉन अफेक्टेड पीरियड की सेल्स को पिछले साल कोरस्पॉन्डिंग सेल से कंपैरिजन कर रहे थे। ठीक है, जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन है तो हमें ये लॉजिक नहीं लगाना। अब बताओ मैं ट्रेंड कैसे निकालूंगा? देखो, इन जनरल, पहले मैं लाइन लिख रहा हूं और आपने भी नोट करनी है। इन जनरल वी फाइंड ट्रेंड बाय कंपेयरिंग sales of non-affected period of current year to corresponding sales of previous year। corresponding sales से कंपैरिजन करते थे, बट in this question sales of last 3 completed years is given। hence we will find trend by कंपेयरिंग सेल्स ऑफ लास्ट 3 years। अब हम ट्रेंड कैसे निकालेंगे? पिछले 3 सालों की सेल्स का कंपैरिजन करेंगे और हमारी बेस्ट निकलेगी। अब चेक करो ट्रेंड का, ये लाइन आप नोट कर लो। इन जनरल वी फाइंड आउट ट्रेंड बाय कंपेयरिंग सेल्स ऑफ नॉन अफेक्टेड पीरियड ऑफ करंट ईयर टू कोरस्पॉन्डिंग सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल के कोरस्पॉन्डिंग पीरियड को लेते हैं, बट इन दिस क्वेश्चन सेल्स ऑफ लास्ट 3 year completed year is given, hence we will find trend by comparing sales of last 3 years। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि ये आपके लाइन सिर्फ नोट करने की जरूरत है, आपके माइंड में रहे कि ऐसे ट्रेंड क्यों निकाला। एग्जाम में ना लिखें, बेशक लिखना चाहे तो भी कोई गलत नहीं करेगा। देखो हम कैसे निकालेंगे ट्रेंड। अब
इस पीरियड की सेल्स मतलब 2011 वाले कंप्लीट ईयर की सेल्स को 2012 वाले कंप्लीट ईयर से सेल्स से कंपैरिजन करना। यहाँ पे सेल्स है 6,20,000 रुपए की, यहाँ पे सेल्स है 7,13,000 रुपए की, और इस पीरियड की पूरे पीरियड फाइनेंशियल ईयर की सेल्स है 8,19,950 रुपए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2013 की जो है 8,19,950। एक बार कंपैरिजन करते हैं, पहले हम करते हैं 11-12 से ट्रेंड का कंपैरिजन करते हैं। तो आपकी इस पीरियड से इस पीरियड का जो डिफरेंस है वो है 93,000। आप चेक कर लो, 6-20 से 7-13 93,000 डिवाइड बाय 620 इंटू 100। ये आप कम कर लेना, आपका क्या निकल के आएगा 15%। अब 12-13 का भी देख लेते हैं, 12-13 में क्या डिफरेंस। यहाँ पे 11-12 मतलब ईयर की बात नहीं है, 11 का 12 के साथ कंपैरिजन और 12 का 13 के साथ, ठीक है, कंपैरिजन देख रहे हैं। तो 7,13,000 और 8,19,950, इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? ये आपका आ रहा है 1,06,950 रुपए। 1,06,950 डिवाइड बाय 7,13,000 इंटू 100। अब चेक कर लेना, 15% ही आएगा। ठीक है, जो भी है मैंने अपनी तरफ से ठीक कर दिया है, फिगर मैंने ठीक लिया ना, 8,19,950 रुपए। ठीक है, 1,06,950 रुपए है और 7,13,000 रुपए, तो 15% है। ये आपका ट्रेंड देखो, 2 बार आप चेक कर रहे हो, इसको इससे कंपैरिजन कर रहे हो तो 15% है, इसका इससे कर रहे हो तो 15% है। मतलब इससे पता लगता है कि हमारा ट्रेंड कितना है, 15%। हमारी हर साल सेल्स में इंक्रीज कितना होता है, 15% का इंक्रीज होता है। ठीक है, तो मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 इसी के ऊपर था। मैंने वो जो लाइन लिखी थी वो भी आप नोट कर लेना। ठीक है, तो मैं वर्किंग नोट 2 को भी अब मैं रब कर रहा हूं, तो मेरा 15% निकल के आया। अब मैं 15% का इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दूंगा, तो 15% हमारा कितना बनेगा ट्रेंड, 1,64,000 के ऊपर अगर मेरा 15% मैं ट्रेंड लगाता हूं तो ये बन रहा है 24,600 रुपए। ठीक है, मैंने रफ कैलकुलेशन कर रखी है ताकि फिगर्स लिखने में ज्यादा टाइम न लगे। अब मेरा ट्रेंड ऐड हो गया, उसके बाद एक्चुअल सेल्स। अब एक्चुअल सेल्स भी मेरे को नहीं पता, कहीं आप सोचें एक्चुअल सेल्स भी नहीं पता मुझे। इस पीरियड की पता 3 महीने की, इस पीरियड की पता 3 महीने की, इस पीरियड की मेरे को गिवन है क्वेश्चन में, इसके टोटल में से इसको लेस कर दो जैसे स्टैंडर्ड सेल में किया था। तो वर्किंग नोट नंबर 3 आपका है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सेल्स। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सेल्स जो आप करेंगे तो पहले इस पीरियड की उठाएं, सेल्स फ्रॉम 15/9/2014 टू 30/9/2014। ये आपकी सेल्स दे रखी है नील, इस पीरियड की सेल्स ही नील है, इसको 16 लिख सकते हो, प्लस सेल्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 14 टू 31 दिसंबर 14। इस पीरियड की कितनी दे रखी है आपको, इस पीरियड की आपको दे रखी है 1,48,000 रुपए। आप चेक कर सकते हो, जो क्वार्टरली सेल्स रिटर्न दे रखी थी उसमें इसकी पहले पूरी गिवन थी ये वाली, तो ठीक है, ये अलग से दे रखी है ये वाली। अब इसमें से आप इस पीरियड की सेल्स को लेस कर दो, सेल्स फ्रॉम 16/12/14 टू 31/12/14। इस पीरियड की सेल्स दे रखी है मुझे 20,000 रुपए। तो ये आ गई मेरी जो सेल्स है, जो मेरी एक्चुअल सेल्स है वो 1,28,000 रुपए। तो 1,64,000 में 15% ट्रेंड लगा, जिसमें से एक्चुअल सेल्स में लेस कर देता हूं 1,28,000 रुपए। तो मेरे पास आ रही है जो शॉर्ट सेल्स है वो 60,600 रुपए। 60,600 रुपए मेरी शॉर्ट सेल्स है। मेरा पहला स्टेप हुआ। अब अगला कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो। अच्छा, ये वर्किंग नोट 2 से मेरा ट्रेंड निकला था, ये वर्किंग नोट 3 से मेरी एक्चुअल सेल्स निकली। आपके लिए वर्किंग नोट बड़े इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। वर्किंग नोट 1 से आपने क्या निकाला, शॉर्ट सेल, ट्रेंड निकाला वर्किंग नोट 2 से, एक्चुअल सेल्स निकाली वर्किंग नोट नंबर 3 से, फिर ये तीनों अप्लाई करके आपने शॉर्ट सेल्स निकाली। कैलकुलेट कर रहे हैं जीपी रेशियो को, तो जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर इनटू 100।
तो देखो मेरी जीपी कितने की है, मेरी क्वेश्चन में जीपी कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है ग्रोस प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट 1,20,000, मैंने गलत वर्ड लिख दिया सॉरी, 1,00,000 कितना है, 1,20,000 रुपए, और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी मुझे दे रखे हैं, और वो दे रखे हैं 43,990 रुपए के, डिवाइड बाय टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर। मुझे बताएंगे ये तो 2014 है, 2013 की कंप्लीट सेल्स कितनी है मुझे बताना। आप अपनी सेल्स है 8,19,950, जो सबसे नीचे टोटल दे रखा है 8,19,950 इंटू 100, तो ये मेरी कितनी निकल के आ रही है, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 20%। 20% मेरी जीपी रेशो है। मेरा पहला स्टेप हो जाता है, मेरा दूसरा स्टेप हो जाता है। इसके बाद मेरा तीसरा स्टेप क्या था, एडिशनल एक्सपेंसेस का। क्या क्वेश्चन के अंदर एडिशनल एक्सपेंसेस हैं? आप चेक करो, हमारे पास क्वेश्चन में एडिशनल एक्सपेंसेस के बारे में कोई बात नहीं कर रखी। अगला स्टेप क्या है मेरा, फोर्थ स्टेप, थर्ड तो लगा नहीं तो मैं फोर्थ बोलूंगा, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में तो थर्ड ही बोलूंगा ना मैं। तो आपका थर्ड स्टेप स्टेप नंबर 3, हालांकि इन जनरल ये स्टेप नंबर 4 होता है, कैलकुलेशन ऑफ लॉस। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है, 60,600 का 20%, 60,600 का 20% आपका बनेगा, ये बनेगा 12,120 रुपया। एक्चुअल में ऐसा नहीं बनना चाहिए, हाँ जी 12,120 रुपया, ठीक है। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट है। कोई एडिशनल एक्सपेंसेस है नहीं जो मैं ऐड करूं, कोई सेविंग्स इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है नहीं जो मैं लेस करूं, तो ये आपका लॉस है। अब आ जाओ स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 में मैं बोलूंगा कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। जब आप क्लेम निकालने की बात करोगे, ध्यान से समझना, जब आप क्लेम निकालते तो आपका फॉर्मूला क्या है, आपका कितना लॉस हुआ डिवाइड बाय एएटी इंटू जीपी रेशियो। मैं यहां पे लिख देता हूं, लॉस डिवाइड बाय एएटी इंटू जीपी रेशियो इंटू पॉलिसी अमाउंट। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो मुझे लॉस तो पता है कि 12,120 रुपए का, इंटू पॉलिसी अमाउंट हमारा कितना है बताओगे इस क्वेश्चन में, 1,00,000 रुपए का। जीपी रेशियो भी मुझे पता है 20% का, एएटी नहीं पता। देखो पता है क्या, एएटी मेरी दो जगह काम आता है। एडिशनल एक्सपेंसेस की तो जरूरत ही नहीं थी, थे ही नहीं हमारे एडिशनल एक्सपेंस, तो वो तो निकालने की जरूरत नहीं थी, वहां पे भी एएटी निकलता था एक, उसके अंदर तीनों में से जो कम होता है, जो एडिशनल एक्सपेंसेस निकालने के लिए चाहिए होता है। अब बात करते हैं, लेकिन यहां पे तो एएटी चाहिए ना, तो इस एएटी का अपना लॉजिक जो आपको पता है वो लगाओ। मैं स्टेप 1 स्टेप 2 आपने अगर कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं करे तो कर लो, मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, नहीं तो वीडियो पीछे करके करना अपने आप। स्टेप तो है ही, वर्किंग नोट है, सॉरी। पहले तक हमने वर्किंग नोट 3 बनाए थे, वर्किंग नोट नंबर 4 है कैलकुलेशन ऑफ एएटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, इस पीरियड से लेके चलते जाओ यहां जिस दिन आग लगी है 15/9/14 से लेके 15/9/13 से लेके 15/9/2014 तक की सेल्स चेक करना है, ठीक है। 15/9/13 से लेके 15/9/14 तक की सेल्स को चेक करना है। अब मुझे एक बात बताओ, सेल्स उठाते हैं सबसे पहले, सेल्स फ्रॉम, यहां से स्टार्ट हो जाओ, कहां से, यहां से स्टार्ट हो जाओ और यहां तक चलते जाओ, सेल्स जो जो पता है लिखते जाओ। 15/9/13 से पहले 30/9/13 तक की सेल्स देखो, 15/9/13 से मतलब या 16/9/13 से लेके 30/9/13 तक की सेल्स है 34,000 रुपए। सेल्स फ्रॉम 15/9/13 या 16/9/13 से 30/9/13 तक की सेल्स है 34,000 रुपए। उसके बाद सेल्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 13 से लेके 31/12/13 तक की सेल्स कितनी है, 1,90,000। लिखते जाओ। उसके बाद
सेल्स फ्रॉम 1/1/14 से लेके 31/3/14 तक की। देखो क्योंकि मैं यहां तक पहुंच रहा हूं तो जो क्वार्टर पूरे आने हैं वो तो क्वार्टर लेंगे ही, जो क्वार्टर में कुछ हिस्सा नहीं आना, जैसे अब इस वाले पीरियड की सेल्स जो है ये वाला हिस्सा हमारा हमें चाहिए ना, हमें तो पिछले 12 महीने चाहिए, ठीक है। तो 1/1/14 से लेके 31/3/14 तक की सेल्स है आपकी 1,62,000 रुपए। फिर उसके बाद सेल्स फ्रॉम 1/4/14 से लेके 30/6/14 तक की सेल्स है 2,21,000 रुपए। फिर सेल्स फ्रॉम 1/7/14 से लेके 30/9/14 तक की सेल्स है 1/7/14 से 30/9/14 तक की 1,75,000 रुपए। लेकिन मुझे 30/9/14 तक की थोड़ा चाहिए, मुझे तो सिर्फ 15/9/14 तक की चाहिए। इसीलिए मैं सेल्स फ्रॉम 16/9/14 से लेके 30/9/14 तक की सेल्स को हटा दूंगा। आपको पता होना चाहिए मैं हटा दूंगा, ठीक है। मैं हटा दूंगा तो 16/9/14 से 30/9/14 तक की सेल्स आपकी है कितनी, ये है नील। अच्छा नील ही है, ये तो और भी अच्छा काम हो गया, नील है, इस पीरियड की सेल्स ही नील है। लेकिन अगर होती तो मैं नील को भी जो भी अमाउंट होता वो हटाता। क्या यहीं पे आपकी एएटी निकल गई क्या यहीं पे आपकी एएटी निकल गई? ये तो एटीआई है, ये तो एनुअल टर्नओवर आई है। आपको पता होना चाहिए एडिशनल एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर हमारी होती क्या होती है। मुझे एक बात बताएं, जो ये 31/12 के बाद वाला पीरियड है ये तो ऑलरेडी ट्रेंड से ही होगा, ट्रेंड इंक्लूड होगा इसमें। इस पीरियड में मेरे को ट्रेंड लगाना पड़ेगा, मतलब इस 3 महीने के और इस 15 दिन के, मतलब क्या है, इस पीरियड के ऊपर मुझे ट्रेंड लगाना पड़ेगा। ये ट्रेंड है ऑलरेडी, इस पीरियड पे ट्रेंड लगा दो। तो ऐड, हालांकि मैं इस पीरियड को इस वाले को बीच में से नील को हटा भी दूं तो भी चलेगा, लेकिन समझाने के लिए ठीक था, क्योंकि मुझे इस पीरियड को बीच में थोड़ी ना लेना था 12 महीने में, ये वाला मेरा तो यहां तक खत्म हो जाता है। तो अब मैं क्या करूंगा, ट्रेंड लगाऊंगा किसके ऊपर, एक 34,000 रुपए के ऊपर प्लस एक 1,90,000 रुपए के ऊपर, और इसका कितना कर दूंगा 15%। तो मेरा कितना आ रहा है, ये टोटल हो रहा है 2,24,000 रुपए का 15%, 2,24,000 रुपए का 15%, 33,600 रुपए। ऐसा करता हूं, मैं इसको बोल देता हूं एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर आ रही है 7,82,000 रुपए। इसमें मैं क्या कर देता हूं, ट्रेंड लगा देता हूं 15%, और 15% कितने के ऊपर, एक तो 34,000 रुपए के ऊपर प्लस एक 1,90,000 रुपए का 15%, मतलब 33,600 रुपए। तो ये हमारे पास निकल के आ गया कितना, 8,15,600 रुपए। इसका क्या रोल था, इसका रोल सिर्फ यहां पे था। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है कई बार जिंदगी में। कितना आ गया आपका, इससे आपका निकल के आ रहा है 7430 आपका क्लेम निकल के आ रहा है। आप चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी जाए तो मैंने अपनी तरफ से फिगर्स रफ कैलकुलेट कर लिए थे पहले ही, ठीक है। तो ये आपके 4 स्टेप में क्वेश्चन होता है, लेकिन वर्किंग नोट भी 4 ही बनते हैं। एएटी आपको निकालना है, इससे पहले 3 वर्किंग नोट, शॉर्ट सेल का, ट्रेंड का और एक्चुअल सेल्स का। देखो क्वेश्चन लेंदी था, लेंदी तो क्या था, समझाने में टाइम चाहिए। एग्जाम में ऐसा आ जाता है ना, अगर आपने 1-2 बारी कर रखा है तो आप अच्छे से कर पाते हैं, नहीं तो फिर दिमाग खराब होता है एग्जाम में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जो हमारा टिपिकल टाइप बोला जा सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव बोला जा सकता है, वो क्वेश्चन करेंगे। इस क्लास में इतना ही, बाय बाय।